नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे तबाही अभी बाकी है की। जी हाँ, WHO के मुखिया टेड्रोस ने बड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा है। पहली बार कहा कि तबाही अभी बाकी है। जिस तरह से लोगों ने, कुछ देशों ने अपने यहाँ ढील देनी शुरू कर दी है और उसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा विश्वास करिए, जोर देकर कहा विश्वास करिए अभी बड़ी तबाही आनी बाकी है। तो क्या अब ये माना जाए कि जो देशों में छूट दी जा रही है वो दिक्कत पेश कर सकती है? उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों तबाही आनी बाकी है, उसके कोई कारण नहीं बताए। हाँ, इतना जरूर बताया कि 100 साल के बाद ऐसा कुछ होने जा रहा है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने देश में अटैक किया था और उसमें तमाम लोगों की जिंदगी जान ले ली थी। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये जो वायरस है ये 25 मिलियन लोगों को संक्रमित कर चुका है, 2.5 मिलियन लोगों को संक्रमित कर चुका है और करीब 1,65,000 लोगों की जान ले चुका है। लेकिन हम जिस स्पेनिश फ्लू की बात कर रहे हैं उस स्पेनिश फ्लू ने 100 मिलियन लोगों की जान ले ली थी और वो ट्रेडर्स उसकी याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गजब हो सकता है, भयानक हो सकता है, सतर्क हो जाइए। लेकिन वो किसी तरह की चेतावनी तो दे रहे हैं लेकिन किसी तरीके की बात नहीं बता रहे हैं। उधर देश में 2 दिन के लिए रैपिड टेस्ट की मनाही कर दी गई है कि 2 दिन तक रैपिड टेस्ट नहीं होगा। एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बताते चलें। कांग्रेस ने एक बार फिर से आज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद का क्या प्लान है सरकार बताए। सरकार बता नहीं रही है और उन्होंने ये भी कहा कि देश का जो गरीब है वो क्यों नहीं जागता है, क्यों नहीं उठ खड़ा होता है, ये उनकी समझ से परे की बात है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और खासकर चर्चा करेंगे टेड्रोस की, जिन्होंने ये बात कही है कि 100 मिलियन लोगों को मारा था इस स्पेनिश फ्लू ने और अब उसके बाद 100 साल बाद ये एक वायरस आया है। हालांकि उन्होंने एक राहत की बात जरूर कही कि शायद ये वायरस उतना नुकसान ना पहुंचा सके जितना स्पेनिश फ्लू ने मचाया था, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका आकाश जी। वानी गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की, मेडिकल कॉलेज विभाग की, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर RK सैनी है हमारे साथ में, PMS ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका भी स्वागत है RK सैनी साहब। 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह गिल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका गिल साहब। और अतहर नईम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर वानी गुप्ता का। डॉक्टर वानी गुप्ता, आप फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, ये जो WHO ने चेतावनी दी है उसके क्या मायने हैं? WHO कह रहा है कि बहुत बड़ी तबाही आ सकती है जी, लेकिन वो कारण नहीं बता रहा है। अब ये देखा जाए, जो ये वायरस है कोरोना वायरस, इसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम नया और नया तरीका का वायरस है। ये कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन हैं और कुछ स्ट्रेन ने 2003 में भी, जो महामारी नहीं थी लेकिन बीमारी के रूप में आए थे, और 2003 और 2012 जिसमें ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, 2003 को हमने SARS-CoV-1 बोला था और अब जो कोरोना वायरस है इसे हम SARS-CoV-2 बोल रहे हैं। मतलब कि कुछ
इन वायरस के स्ट्रक्चर में आपस में सिमिलरिटी है, समानता है। जी। और जब हम किसी टेस्ट को करते हैं तो उस टेस्ट की एक सेंसिटिविटी होती है। अगर वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट अभी बताया आपने, रैपिड टेस्ट और ये आरटी-पीसीआर वाला टेस्ट, ये सेंसिटिव ज्यादा है। तो ये उन लोगों को भी पॉजिटिव बता देते हैं जिसमें इस वायरस के स्ट्रक्चर जैसा अगर कोई और वायरस है तो ये जरूरी नहीं है, जैसे आपने बोला कि एसिम्प्टोमेटिक है केसेस, लेकिन उनमें वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं और उनमें कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं। तो ये हो सकता है उस वायरस के स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी रखता हुआ कोई और वायरस या इसका कोई और आइसोफॉर्म है जिसे वो डिटेक्ट कर लेता है और हम बोल देते हैं कोविड पॉजिटिव है, जिससे कि एक भय व्याप्त हो जाता है। शायद WHO इसी आंकड़े को देखते हुए अनुमान लगा रहा है कि तबाही आएगी, जिससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आपने जैसा बोला कि 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी तबाही इसको नहीं कही जा सकती। कई बार एक जैसी समानताएं रखते हुए वायरस को भी हम कोविड पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। वो आवश्यक नहीं है कि कोविड 2 या कोरोना वायरस 19 ही हो जी। तो ये कारण हो सकता है, जैसा कि फॉल्स पॉजिटिव केसेस की आंकड़ों की वजह से WHO ने ऐसा अनुमान लगाया हो जी। चलिए, आपका अनुमान सही हो और टेड्रोस का अनुमान गलत हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। आर के सैनी साहब का रुख करेंगे। आर के सैनी साहब, आप कैसे देखते हैं टेड्रोस के इस बयान को? वो बयान दिए हैं, अनुभवी आदमी हैं जी। और भी डॉक्टरों का पैनल होगा, चाहे वो डॉक्टर हों या कोई ऐसे हों, तो डॉक्टरों के बिना विचार विमर्श के कोई ऐसा दिन आंकड़ों के आधार पर बोलते हैं जी। और उनके अंतर्गत बहुत से डॉक्टर्स भी होते हैं जो हर चीज़ को सोचते विचारते हैं। एक पैनल होता है, काफ़ी थिंकिंग होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसके आधार पर वो अनुमानतः बोलते हैं। लेकिन उनका अनुमानतः बोलना ये हमारे लिए सतर्कता का एक संदेश है कि हम सतर्क हो जाएं। लेकिन हम समझते हैं ऊपर सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। कभी कोरोना वायरस को ये संसार जाना नहीं, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं, कितने भी विश्व युद्ध हुए, कितने भी युद्ध हुए, लेकिन ये वायरस का युद्ध ऐसा हुआ, हर चीजें स्टेबलाइज हो गई, चाहे विश्व में हो चाहे इंडिया। हम तो विशेषकर इंडिया की बात करेंगे, जहां और देशों से फैसिलिटी बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी बहुत कम है, हम फॉलो करते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो संस्कार है वो थोड़ा सांस्कृतिक परिवेश का है, हम उससे भी थोड़ा सा प्रभावित होते हैं। तो उनका कहना अनुमानतः अपने रिसर्चों के आधार पर सही भी हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय आधार जो हम मान के चलते हैं उसके आधार पर टोटल गलत भी हो सकता है। हमने अपने अनुभव में ये भी देखा है कि हम जिसको समझते हैं कि ये आदमी आगे चल के कुछ ऐसा हो जाएगा, ईश्वर उसको ऐसा ठीक कर देते हैं। तो उनका जो ये काशन है, उसके लिए जो सतर्कताएं बताई जा रही, हमारी सरकार बता रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल प्रिवेंशन की, वो उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं जैसा कि वो साइंटिफिक आधार पर बातें हैं। वो इमरजेंसी के आधार पर नहीं कि जैसे कि राजनीतिक बातें नहीं कि इमरजेंसी के आधार पर इमरजेंसी लगा दी। थोड़ा सा इसमें और स्ट्रिक्टनेस फर्स्ट फेज जब पता हुआ था तो हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार ने ऐसा बोला कि इसमें जो है ऐसा कर दिया जाए, 1 दिन का कर्फ्यू कर दिया जाए, 17 दिन का कर्फ्यू कर दिया जाए। वो ऐसी जनता के सद्भाव में वो कर्फ्यू कर दिए, वो जनता को ऐसा बुरा न लगे, लेकिन वो और भी स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ होता, जस्ट लाइक कर्फ्यू कि जैसे गोली मारने का आदेश हो जाता, कर्फ्यू में कोई आदमी घर से नहीं निकलता, तो शायद ये क्लास फेज 2 तक भी न पहुंच पाता। तो लेकिन उसको जनता के मर्जी पर इन्होंने छोड़ दिया कि जनता हमारी इतनी बुद्धिमान है। को दूसरा, तबलीगी के भी देखिए आप, तबलीगी जमात वाले भी कितने लोग, अगर हम देखें 30-35% केसेस उन्हीं से आए हैं। और उसमें ये भी अभी जो हमारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक है, हो सकता है उन्हीं से वो कहीं गए हो, उनको कुछ ऐसा हो ना, उससे और फैल गया हो। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला, वो एक सोशल दूरियां बना के बोला, वो अच्छी चीज बोली, क्योंकि सामान्य आदमी पर वो नहीं, सारे मेडिकल बोर्ड बैठी होगी, सारे मंत्री बैठे होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा होगा, तब उसके बाद ये आया होगा। ठीक। आकाश राय जी, तबाही अभी बाकी है, कैसे देखते हैं इस सेंटेंस को आप? प्रदीप जी, WHO ने जो भी कहा वो उनका अपना आकलन होगा, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि ऐसा उनकी बात गलत ही साबित हो, ऐसा ना हो। लेकिन इस समय सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अक्सर कल भी हम लोगों ने डिबेट की तबलीगी जमात के बारे में। आज आप देखिए कि प्रयागराज में 30 लोग पकड़े गए, एक प्रोफेसर ने उनको छुपा के रखा था। अभी तक हम लोग जब चर्चा करते थे तो हम लोग अक्सर कहते थे कि ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोफेसर तो गवार नहीं है ना। आखिर ये लोग इस देश में करना क्या चाहते हैं?
मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कर रहा हूं कि ये तबलीगी जमात के जो लोग ठीक हैं, है, ये तबलीगी तालिबानी जमात पर सोच हम के हैं। लोग तबलीगी जमात पर हम लोग काफी बहस कर चुके, नहीं कल भी। प्रदीप जी बात आपकी ठीक है, WHO नहीं, की हम बात तब पे तक हम आप WHO के बयान की बात करिए कि जो मैं- इतना बड़ा बयान दिया है कि तबाही आना अभी बाकी है, यानी कि पूरा विश्व जहां पर ठगा खड़ा हुआ है, जहां 1,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी अभी WHO कह रहा है कि अभी तबाही आना बाकी है। अब प्रदीप जी अब आप सोचिए कि WHO कह रहा है कि अभी तबाही आना बाकी है जी। लेकिन अभी जो इस तो समय क्या ये तबलीगी जमात ही ला रहा है तबाही नहीं पूरी? नहीं तबलीगी जी। जो स्थिति कैसे न कहें 1214 केसेज हैं उत्तर प्रदेश जी। में, जिसमें 834 केस सिर्फ इस नहीं, आप जमात के हैं। हर समय क्या हम लोग इस- तबलीगी जमात पे ही नहीं, बात नहीं, करते बिल्कुल रहेंगे? नहीं, आकाश बिल्कुल राज जी? नहीं, लेकिन हम थोड़े गंभीर विषयों पर भी बात कर रहे हैं। गंभीर बात ही मैं कर रहा हूं जी। कि अगर इतनी बड़ी चेतावनी WHO दे रहा है, फिर भी कुछ लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, वो सरकार का, अरे भाई, प्रशासन का, रसिया में 67,000 केस आ गए हैं, क्या वहां भी तबलीगी जमात है क्या? नहीं वहां की स्थिति यहाँ की स्थिति अब में फिर अंतर है। अभी मैं आपसे दोबारा से आऊंगा, आपसे ठीक सवाल है। जवाब भी करूंगा, ठीक। लेकिन हमारे साथ और खास मेहमान हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। अतहर नईम साहब, WHO के जो हेड हैं, चीफ हैं, मुखिया हैं टेड्रोस, उनका कहना है कि तबाही आना अभी बाकी है, कैसे देखते हैं आप इसको? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है विश्वकर्मा जी? हेलो जी देखिए, जी, अपनी बात रख लीजिए। WHO के मुखिया ने जो सचेत किया है पूरे विश्व को, निश्चित रूप से विचारणीय है। और अगर हमने किसी बात को थोड़ा हल्के में लिया या दूसरी तरफ डाइवर्ट किया तो हम इस युद्ध में पिछड़ सकते हैं, हानि उठा सकते हैं। हमारा सीधा टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे जनता का बचाव हो भारत में, कैसे हम लोगों का जीवन सुरक्षित रख सकें। उसका सबसे पहला और आसान उपाय यही समझ में आया, जिसका हम सब समर्थन करते हैं, कि सब में एक शारीरिक दूरी बना के रखी जाए। आज 1 महीने के लगभग हो रहा है कि आदमी नहीं निकल रहा है, बंद है घरों में, स्वयं से या सरकारी आदेशों का पालन करके। दोनों हाल में जनता इसका पूरा सहयोग कर रही है। और अगर WHO आज ये सचेत कर रहा है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमको इसको कहीं और डाइवर्ट करने के बजाय केवल सीधे एक टारगेट रखना चाहिए कि कैसे लोगों को और शिक्षित करें, अधिक से अधिक जांच सबकी कराए। कहीं भी रैंडम या ये जो ब्लड का नया तरीका निकला है, बहुत ज्यादा चिकित्सीय विद्या मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आविष्कार हो रहे हैं, जो जानकारी का तरीका है, उसको अपनाना चाहिए कि हम जान सकें कि कहाँ संक्रमण है और उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसका इलाज हो, उससे और आगे न बढ़े, दूसरों को न बढ़े। ये तरीका होना चाहिए। अब जनता मानने लगी है कि हमें नहीं निकलना चाहिए। बहुत कम केसेस आ रहे हैं कि पुलिस को बल प्रयोग करके रोकना पड़ रहा है कि मत आओ सब्जी लेने, ये वो। ये जनता की जागरूकता का परिचय है। अच्छा है, WHO की बात को मैं बहुत गंभीर मान के ले रहा हूं, इसका पालन होना चाहिए। ठीक है, उसका पालन होना चाहिए। फतेह बहादुर सिंह गिल जी, क्या कहेंगे आप इस WHO की चेतावनी को लेकर? निश्चित तौर से ये मामला बहुत ही गंभीर है जो WHO ने जो संकेत दिए हैं, मगर ये आधी रोशनी आधी अंधेरे वाले जो संकेत हैं, ये संकेत हमको किस दिशा में ले जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि वायरस का ये जो मामला है कोविड-19 का, क्या इसी से जुड़े हुए संकेत हमको WHO दे रहा है कि कोई और नए, क्या इसके जैसे मिलते जुलते क्या कोई संकेत हमको WHO दे रहा है? क्योंकि हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा WHO के दूसरे बयान पे भी, जो आएगा आने वाले समय में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये बयान दिया है तो इसके बाद भी आगे बयान WHO जरूर जारी करेगा और उन पे भी हमें निगाह लगा के रखनी है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता आपने देख ही ली है प्रदीप जी, किस तरीके 130 करोड़ जनता जो है पालन कर रही है पूरे कानून के तरीके से। लोग घरों में हैं और भूखे प्यासे भी हैं, भले राशन नहीं है मगर फिर भी पालन कर रहे हैं। तो ये हमारी एकता है और इस एकता में इतनी ताकत है कि हम हर मुसीबत का सामना जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। आर.के. सैनी साहब, आपने भी कहा कि तबलीगी जमात की बात की आपने, तबलीगी। सवाल ये उठता है कि कल केरल में एक
मुस्लिम डॉक्टर की डेथ हो गई और उसको दफनाने नहीं दिया गया। कम से कम 100 लोगों ने जो उनके साथ के डॉक्टर थे उन पर अटैक किया और नगर निगम के लोगों पर अटैक किया। तो डॉक्टर भी जो अपनी जान दे रहे हैं चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, और इस तरह के व्यवहार को आप क्या कहेंगे? क्या वो भी तबलीगी जमात कहें क्या? नहीं, तबलीगी जमात के नहीं, उसका एक किसी चीज को हम दफनाते हैं, किसी चीज को जलाते हैं। हमारे साइंस में हर चीज जलाने की है। किसी भी चीज को स्टरलाइज करना होता है, हमारे पास कभी कभी स्टरलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है और हमको ओपीडी में या आउटडोर में या इंडोर में काम करना होता है तो हम लोग स्पिरिट जला के सारे इंस्ट्रूमेंट को उसी समय जला देते थे और बैक्टीरिया एक्सपायर हो जाते थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक व्यू है जो साइंस कहता है। नहीं, साइंस तो ये भी कहता ना कि दफनाने में भी वो वायरस बाहर नहीं आता है। नहीं, वो तो उसमें पड़ा रहेगा, रिजर्व रहेगा ना, वो वायरस है। लेकिन कब तक रिजर्व रहेगा? वो वायरस है जी, वो वायरस है। उसको जब नहीं तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सबको जला देना चाहिए, बर्न करना चाहिए जी। हर चीज बर्न होनी चाहिए जी। बर्न होगा, सारी प्रोटीन बर्न हो जाएगी। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो भी प्रोटीन होता है। वो साइटोसिन, गुआनिन, सब वो सब न्यूक्लियोटाइड में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को जब बर्न कर रहे हैं तो डीनेचर हो जाता है। लेकिन जो अभी तक रिसर्च सामने आ रही है यानी साहब, वो यही है कि जलाने से और दफनाने से दोनों जगह ही इसका वो खत्म हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या वो रिसर्च झूठी है? नहीं, वो दफनाने में हर चीजें उसी तरीके से दफन नहीं हो जाती हैं। उसको 7-8 पीछे नीचे रखा जाता है। कोई अंग उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो, ये अंग फूट गया, कभी कभी आप देख लेंगे लास्ट में कुछ आगे ऊपर खुल जाती कभी कभी, लेकिन उसको इस तरीके से हम दबाते हैं खुले मत। लेकिन कितने दिन तक वो नहीं खुलेगी? नहीं, आप जगह जगह करते नहीं। आप जो मकान सपोज करिए मकान बनवा रहे हैं, मकान के बगल में एक मकान आपका बन गया, जैसे बॉम्बे में बना रहता है, वहां जमीन बीच में है ही नहीं, तो वो दीवार गिरेगी, दूसरे भी दीवार को ले जाएगी जी। तो ये सिस्टम हो। तो आप तो पीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, तो क्या आप ये सरकार को सजेशन देंगे कि ये जो परंपरा सजेशन देंगे कि परंपरा है? अभी आपने देखा है कि उनके लोगों को घर के लोग छूने नहीं देते हैं, घर के लोग को छूने नहीं जाते हैं और उनको एक सील्ड पैक दे दिया जाता है। उनका फॉरेन में देखिए सब जगह कोई आदमी जा रहा है किसी को दफनाने, अपने घर के लोगों की लाशों को देखने नहीं जा रहे हैं। तो ये सिस्टम जो हमारा गवर्नमेंट का, ये इस समय सारे प्राइवेट वाले देख लें तो प्राइवेट वाले सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इस समय लाइन में केवल हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। हमारे डॉक्टर्स गवर्नमेंट है, हमारे सिपाही इसका मतलब हिंदुइज्म को छोड़ करके बाकी जितने हैं, हिंदुइज्म में साइंटिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी दफनाए जाते हैं की बात नहीं कर रहे। वायरस आपको ये नहीं बता रहा है कि जैसे आपने मैं भी बात कर रहा हूँ जो रिसर्च अभी तक आई है कि दफनाने से भी वो निकल के नहीं आता, वहीं समाप्त हो जाता है। उस समय समाप्त हो जाएगा, उस समय समाप्त हो जाएगा। आपको उतने जगह भी तो चाहिए। मान लीजिए कितने जगह नहीं मिल रही, दूसरे जगह डाला जाए। आपने यूएसए में देखा होगा कितने जगह नहीं मिल रही, क्वारंटाइन में आने की जगह नहीं मिल रही। जब वो समाप्त हो जाता है तो दोबारा रिवाइव कैसे? क्यों नहीं होगा रिवाइव? वो वायरस है। चलिए डॉक्टर वानी गुप्ता का। डॉक्टर वानी गुप्ता, आप क्या डॉक्टर आर के सैनी से इत्तेफाक रखती है? इसमें मैं कुछ इत्तेफाक रखती हूँ जी। जैसा कि सैनी साहब बोल रहे हैं कि वायरस है वो दफनाने से खत्म नहीं होगा जी। इसमें थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि वायरस अभी तक रिसर्च हुई है कि हम उसे दफना दे रहे हैं, लेकिन हम उन मिट्टी के सॉइल्स के सैंपल ले रहे हैं और जब जो भी दफनाया जा रहा है आजकल आप पॉलिथीन में कवर करके दफनाया जा रहा है, तो वायरस पॉलिथीन फाड़ के बाहर नहीं आ रहा है। ये डेफिनेटली है, ये सच है कि पॉलिथीन फाड़ के बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन जब कभी वो पॉलिथीन डिके होगी, फटेगी और वो लास्ट जब भी डिके होगी तो वायरस का जो आरएनए है वो नहीं खत्म होगा। उसको जैसे ही नई कोशिका मिलेगी वो दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, तो क्योंकि ये अभी बरीड पोजीशन में है तो ये ऊपर सॉइल पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आज से 100 साल बाद भी जब कभी उस जगह की खुदाई हुई है, जब कभी भी, और मतलब 100 साल कांटेक्ट, मतलब आपका कहने 100 साल बाद भी वो निकल के वायरस आ सकता है। बिल्कुल, ये आज ये जो वायरस है ये एकदम नया नहीं है जी। ये हो सकता है लोग कह रहे हैं कि चीन ने बनाया या वुहान ने बनाया, ऐसा है, लेकिन इसके कई आइसोफॉर्म पुराने हैं और ये कोरोना नाम नया नहीं है, ये पहले भी था। हाँ बिल्कुल ठीक है, कई बार निकल के आया ये 1963 में, 1940 में भी इसकी खोज हो चुकी है। हाँ 1963 में भी ये निकल के आया था ये बात। हम अपने उसी मुद्दे पर आते हैं कि जो WHO ने कहा है उसको कितना गंभीरता से लेती हैं?
WHO ने जो कहा है, अभी मैंने जैसा बोला कि ये आंकड़ों के आधार पे कहा गया है। ये आंकड़े क्या पूरे थ्रू पॉजिटिव केस हैं? ये सचमुच वो सारे केस कोरोना पॉजिटिव, जो कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो पॉजिटिव हैं? कभी कभी हमारे फॉल्स पॉजिटिव भी केसेस आते हैं, हम उनको भी आंकड़ों में जोड़े हुए उनके आधार नहीं, वो तो इन आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें 100 मिलियन लोगों की जान गई थी, और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप उसके लिए तैयार रहिए। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि अभी चूंकि साइंस काफी डेवलप कर चुकी है एडवांस टेक्नोलॉजी में, तो शायद उतना खतरनाक और उतनी दिक्कतें ना हो, लेकिन होंगी जरूर, और बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO जैसा कह रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो है ही है जी। कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। अब उतनी बड़ी तबाही को रोकने के लिए हमें अपने साइंस का यूज करना है, जो हम 100 साल आगे आ गए हैं। तो 100 साल आगे जो साइंस है हमको उसका यूटिलाइजेशन करना है, जैसा कि हमें बताया गया इस वायरस को रोकने के, ट्रांसमिशन को रोकने के जो भी तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, और लोगों से जो जिनको खांसी जुकाम है उनसे दूरी बनाओ। तो अगर हम इन सारे तरीकों, साफ सफाई, ये सारी तरीकों को अडॉप्ट करते हैं तो हम एक हद तक इस तबाही को रोक लेंगे। अगर हम जैसे कि बोला कि नहीं लॉकडाउन खत्म हो गया, बाहर निकल आओ, जगह जगह हम जो है जमवाड़ा लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं, ये सब होने लगेगा तो तबाही हो सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं। बिल्कुल। चलिए अतैर नईम साहब, आज एक नई बात निकल के आ रही है। अभी तक श्रीलंका में ये मामला हुआ था, श्रीलंका में भी वहां जलाने की बात कर दी गई थी और श्रीलंका में काफी हंगामा हुआ था। आज आर.के. सैनी साहब भी कह रहे हैं कि दफनाने से वायरस दफन नहीं होगा, बल्कि जलाने से समाप्त होगा। हेलो, जैसे हम लोग WHO के आंकड़े पर या WHO के कहने पर चर्चा कर रहे हैं, तो WHO ने भी इस विषय में कुछ कहा है क्या? WHO ने अध्ययन किया होगा और नहीं, वो WHO ने सामने कुछ नहीं आया। कहा। तो WHO का ने ही तो सिर्फ अध्ययन इतना मात्र कहा है कि हमको तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, तबाही के लिए तैयार कोई होकर के क्या कर सकता है? प्रिकॉशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं कि हमारे एक दूसरे के टच से ये फैले नहीं, ठीक है। और अगर तबाही बढ़ती ही चली जाएगी और इंसान के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, जितना इंसान नियंत्रण कर सकेगा, नियंत्रित कर सकेगा, वो सब उपाय हम समझते हैं विश्व भर में हो रहा है। भारत में बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आज लगभग 1 महीने का समय हो रहा है लॉकडाउन को, नहीं पूरा 100% तो 75 से 80% से ऊपर माना जा रहा है कि लोग नहीं निकल रहे हैं। जो थोड़े नौजवान अगर भूल भाव निकल भी रहे हैं, वो भी डर रहे हैं, पुलिस उनको रोकती है। हम इसे कंट्रोल के रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अतैर नईम साहब, जी अतैर नईम साहब, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। जो डॉक्टर आर.के. सैनी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दफनाने से वायरस दफन नहीं होता है, जलाने से समाप्त होगा। क्या कहना है आपका? डॉक्टर सैनी साहब का शोध किस बात पर आधारित है, इसकी प्रमाणिकता मिले तब तो कहें। और पूरा विश्व क्या कहता है, इसीलिए मैंने कहा कि WHO क्या कहता है, वो पूरे विश्व का सारा आकलन करके ही बात करता है। डॉक्टर सैनी साहब की बात वहां पहुंचा दीजिए, हो सकता है उस पर विचार हो। जी चलिए, आकाश राय करो करते। आकाश राय जी, फिर डॉक्टर साहब ने अपने एक नई चीज बता दी, हालांकि ये कोई नई नहीं है, श्रीलंका में हो चुका है, इसको लेकर के काफी हंगामा भी हो चुका। क्या कहेंगे आप? नहीं सबसे तो पहले क्या इस पर भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी होगी क्या? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर सैनी ने बात कही है, साइंटिफिक बात है। अगर कहीं मैं ये बात कहता तो अब तक एक बवाला बन गया होता, इसलिए मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं आपकी बात करूंगा कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं WHO के बयान पे जी, कि आने वाले समय में तबाही और बढ़ सकती है। तो तबाही को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन को हम और बढ़ा सकते हैं जी। हम लोगों की टेस्टिंग कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, मास्क लोग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही सब तो किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद, अभी आपने केरल सरकार की थोड़ी देर पहले बात करी थी, केरल सरकार का आधिकारिक बयान है कि 258 जमाती हैं जो अपना मोबाइल बंद कर चुके हैं। उनको सरकार अगर खोज नहीं पाएगी, ढूंढ नहीं पाएगी, तो उनकी टेस्टिंग, उनको क्वारंटाइन में रखना हम कैसे करेंगे? भाई आकाश राजी, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आप लगातार तबलीगी जमात की आप बात करते हैं, कोई दिक्कत, कोई शक नहीं है कि तबलीगी जमात ने इसमें बढ़ाने का इसको काम किया है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है इसके लिए?
जिम्मेदार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये लोग ये हरकत नहीं किए होते तो शायद ये आंकड़े आज भारत में आधे होते। ये आधे आंकड़े सिर्फ इन लोगों की वजह से बढ़े हैं। ठीक है। चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, अंडमान हो, असम हो, सब जगह 50% से अधिक केस इन लोगों के हैं। एग्रीड। उन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए जो लोग पैदल 1200 किलोमीटर चल रहे हैं और जो 12 साल की लड़की घर पहुंचने के पहले मौत की शिकार हो जाती है, जरा उन पर भी नजर डालें। बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। इसके अलावा हमने कोटा से 600 बसें भेजकर क्या 2 लाख लोग पहुंच गए अपने घर? बिल्कुल, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया सरकार ने। उसके अलावा हमने 600 बसें भेजकर जितने भी कोटा में विद्यार्थी फंसे थे उनको भी घर लाने का काम किया है सरकार। अब आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री कितना संवेदनशील होना चाहिए कि उनके पिताजी की डेथ होती है, वो वहां तक जाते नहीं है। आखिर ये क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको 23 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो उनको अपना परिवार मानते हैं। बिल्कुल। इससे ज्यादा सचेत सरकार और मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? हम सरकार पर आरोप ही नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम तो सवाल जो सामने आ रहे हैं सवाल आपके सारे सही है प्रदीप जी। तबलीगी जमात को लाने का मुझे कोई शौक नहीं है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को या मीडिया को शौक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अगर 1200 केसेज में से 800 केसेज इनकी वजह से बढ़े हैं। आज कई ऐसे जिले हैं जहां पे 100% केस है इन्हीं लोगों के हैं। बिल्कुल। तो आखिर सरकार को ये परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल है कि हम कब तक सिर्फ तबलीगी जमात को लेकर के रोते रहेंगे? हम रो नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आएंगे आपके पास में गिल करूँ करते। फतेह बहादुर सिंह गिल जी, सवाल यह है कि अगर दफनाने की बात चल रही है, सैनी साहब कह रहे हैं कि दफनाने से वायरस दफन नहीं होता है बल्कि जलाने से खत्म होता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, WHO बराबर अपनी गाइडलाइनें जारी करता है, बराबर जो है अपने संदेश पहुंचा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का और दुनिया का हित किसमें है। दुनिया का हित किसी चीज में है कि इस वायरस को समाप्त किया जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है। तो क्या आज आप बताइए कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुल्क इस चीज को, किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहा? हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा सब लोग अपने घरों के अंदर रहिए, कोई घरों के बाहर ना निकले। आप बताइए 130 करोड़ की आबादी, कभी किसी ने सोचा था प्रदीप जी कि 130 करोड़ की आबादी भी? फतेह बहादुर सिंह गिल जी, मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूं, जवाब आप क्या दे रहे हैं? सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या दफनाने से वायरस खत्म नहीं होता है और जलाने से समाप्त होता है, ये इस पर आपकी क्या राय है? मुझे 2 मिनट का आप समय तो दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि हम हर वो प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रयोग में मनुष्य का जीवन बच सके। हम हर वो प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रयोग नहीं छोड़ रहे और दुनिया का कोई देश नहीं छोड़ रहा। मगर ये जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इसको मैं ना पूरे तरीके से हाँ कह सकता हूँ ना नकार सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल की शिक्षा नहीं ली, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है, इस पे तो विचार करें हमारे हिंदुस्तान का मेडिकल रिसर्च, जो हमारे सेंटर हैं, जो इस समय इस दवा का खोज कर रहे हैं, क्या इसका वायरस मिट्टी में कितनी देर तक रहता है, इसकी जांच करें। शरीर में कितनी देर रहता है, इसकी जांच करें। अब जैसे कि शरीर में 14 दिन से 28 दिन तक का, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं, बिल्कुल ठीक करें, तो मिट्टी में वायरस ये कितने टाइम तक रहता है, इसकी भी पुष्टि डॉक्टर साहब जरा कर दें, तो हम लोगों को पता चल जाए और दर्शकों को भी पता चल जाए कि मिट्टी में ये वायरस कितने टाइम तक जिंदा रहता है। जी चलिए, वक्त एक ब्रेक का चला, ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन जवाब ले लेते हैं आपका। डॉक्टर आर के सैनी, फतेह बहादुर सिंह गिल पूछ रहे हैं कि मिट्टी में कितने समय तक ये वायरस रह सकता है? वायरस की जेनेटिक कोड किस तरीके से ये जैसे कि एक बच्चा होता है, एक बुढ़ा होता है, एक जवान होता है जी, उसी तरह वायरस का भी एक जीवन होता है। वो शुरुआती दौर में उसकी खोल कैसी है और प्रौढ़ावस्था में उसकी खोल कैसी है, एक्टिव लाइफ में खोल कैसी है, डिकेइंग लाइफ में खोल कैसी है। और आप देखे होंगे अगर फतेह बहादुर सिंह गिल जी, तो आप देखे होंगे कि तितलियों को तो आपने ध्यान से देखा होगा। तितलियां जब अंडे देती हैं, उनके अंडे आपको दिखाई नहीं देते हैं। अंडे जब बनते हैं तो वो गांव में बोली जाती भूली, हमारे मैगट बोला जाता है। मैगट एक
हेल्दी पीरियड होता है। आप मैगट को छूते नहीं हैं क्योंकि उसके बॉडी पर डिस्टिल होती है। फिर उसके बाद वो अपनी पूरी प्रचुर अवस्था में उसमें तरह तरह के मैगट होते हैं। तो एक वही तितली का मैगट एक बहुत हेल्दी होता है, एक बहुत कमजोर होता है। तो जो हेल्दी मैगट होता है वो जाके प्यूपल स्टेज बनाता है, प्यूपा जाके वहां रह जाता है और उस प्यूपे में 4-5 उसी मैगट के साथ 5-6 प्यूपे पैदा होते हैं। वो प्यूपे के अंदर एक जीव होता है, उसको एक चिड़िया आती है, उसमें से 4 को खा जाती है, 1 को छूट जाती है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है। तो हमारे वहां अगर 10,000 अरब वायरस अगर दफनाए गए और एक वायरस अगर बच गया तो वो मल्टीप्लाई करके 10,000 के अधिक हो जाएगा। सैनी साहब आपके पास दोबारा से आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज करें, ये समझने की कोशिश करेंगे और ये इस पे कि और क्या निकल के आ सकता है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। आर.के. सैनी साहब ने एक फिर से मुद्दा उठा दिया है, जो मुद्दा श्रीलंका में उठा था कि ये वायरस दफनाने से खत्म नहीं होता, जलाना चाहिए। और जो ये रस्म है, जो ये कि जब लोग की डेथ हो जाती है तो उनको दफना दिया जाता है, और उसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ था श्रीलंका में। और आज एक बार फिर से यहाँ के न्यूज के चैनल पर सैनी साहब ने वो सवाल खड़ा कर दिया है। इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा उसको भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम फिर सीधा रुख करेंगे आर.के. सैनी साहब का। आर.के. सैनी साहब, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि अगर आपकी स्टडी इतनी स्ट्रांग है, आप इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं, तो आज तक चाहे हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हो या अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज हो और इंग्लैंड की तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने बड़ा रिसर्च किया, और WHO समेत किसी ने आज तक इस बात को क्यों नहीं कहा?
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज में या जो भी हम लोग को पढ़ाया गया, तो हम लोग को हाई स्टीम पर जो है हर चीजें स्टरलाइज की गई। हाई स्टीम पर स्टरलाइज करने का मतलब होता है उसको 15 LBS प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, तो हम उसको हर चीजें वायरस स्टरलाइज हो जाता है, मैक्सिमम 99.9% स्टरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और उसमें प्रेशर चूंकि 15 LBS का होता है, तो हम जब जलाते हैं, कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोगों का स्टरलाइजेशन फेल हो जाता था। गांव में हमारे सीनियर्स ने यही बताया कि अगर शायद तो इसमें स्पिरिट डाल दिया जाए, स्पिरिट में इंस्ट्रूमेंट जाए, छोटे मोटे 2-4 आपके नाइफ वगैरह हैं, उसको जला के उसको बर्न कर दिया जाए, ठीक है। तो बर्न करने से काफी जो उसके स्टरलाइजिंग पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको जलाया जाता है, मैं उसी से सिमिलरिटी करता हूं। मेरे जो इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं वो उस समय लाइसाल या साइडेक्स में रखे जाते हैं। साइडेक्स तो काफी बाद में आया, 94-95 में आया कि साइडेक्स में आधे घंटे रख दिए, सारे मैक्सिमम बैक्टीरिया वो स्टरलाइज। अब हम किसी चीज को, हम डेड बॉडी को साइडेक्स में नहीं रख सकते हैं स्टरलाइज करने की, जो वायरस है। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात पहले पूरी हो तो बीच में इंटरप्रिटेट करी तो हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे, आपका प्रश्न नहीं रहेगा जी। उसके बाद हम जब उसी प्रोसेस को जो बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि समय कम है ना, आप डॉक्टरी पढ़ाएंगे तो हमारे पास समय कम है ना। नहीं तो डॉक्टरी जब तक आप समझेंगे नहीं तो सवाल करते रहेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, साहब 1 मिनट में आ रहा हूं। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर सैनी साहब है कि अगर मैं फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपकी साइंस इतनी पुख्ता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो वर्ल्ड की जो चुनिंदा यूनिवर्सिटीज हैं, जो WHO या तमाम लोग हैं, उन्होंने अभी तक ये बात क्यों नहीं कही? नहीं तो नहीं, वो कहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हमारे कथनानुसार आपकी के न्यूज अगर हमारी बात को पहुंचा सके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक, तो पहुंचा के देख ले बात हमारी कितनी सच होती है। अगर 99.8% सच है तो सच है, 0.1% में सारी साइंस भी फेल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमारी साइंस अगर पास होती, अगर सेकंडों में पास हुई टेक्नोलॉजी, तो हमारी आज 1 महीने में हमारी वायरस का वैक्सीन बन गई होती। हम रिसर्च कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमने जो बात अप्लाई की उसको अपने के न्यूज के माध्यम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहुंचाइए। नहीं, वो पहुंच रही, पहुंचाइए, हाँ पहुंचाइए, देख रहे हैं, यूरोप में भी चैनल देखा जाता है, पहुंचाइए, कनाडा में भी, अमेरिका में भी देखा जाता है चैनल हमारे। ठीक है डॉक्टर वानी, आप कुछ कहना चाह रही थी? डॉक्टर सैनी की बात से मैं समर्थन करती हूँ। इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहती हूँ। जब कोई मर जाता है तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी छींक नहीं रही है जी, खांस नहीं रही है, फिर क्यों मना करा जा रहा है कि उसको ना छुओ? क्यों मना किया जा रहा है जी? और दूसरी तरफ आप कहते हैं सफाई रखो, मिट्टी घर में आ जाती है तो उसको आप साफ करो, क्यों? मिट्टी में इसका मतलब मेरा सवाल भी आपसे वही है। मैं डॉक्टर वानी, मेरा आपसे भी वही सवाल है। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वर्ल्ड की आज तक किसी भी संस्था ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? तो उसका कारण ये है कि विश्व में 57 कंट्रीज मुस्लिमों की हैं, जहां पर इनको दफनाने का काम किया जाता है, क्रिश्चियन की बॉडी को दफनाने का काम किया जाता है, तो वहां पर यह सवाल क्यों नहीं उठा? तो वर्ल्ड की किस संस्था ने ये कहा जी कि दफनाने के बाद वायरस खत्म हो जाता है? बिल्कुल ठीक, ये भी किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, ठीक करिए आप। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि ये परंपरा खत्म होनी चाहिए और डेड बॉडी को जलाना चाहिए? ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, जैसा आपने बताया। वर्ल्ड की 57% कंट्रीज में केवल दफनाया जाता है। ना, मैं 57% कंट्रीज मुस्लिम की हैं, बाकी क्रिश्चियन की भी तमाम कंट्री हैं, वहां भी दफनाया जाता है। तो एक राजनीतिक मुद्दा है। हम अपने धर्म के विरुद्ध इतनी जल्दी नहीं जाते जी, नहीं जाते। ये एक कारण है, इसलिए नहीं बोला। किसी भी संस्था ने ये भी नहीं बोला कि दफनाने के बाद वायरस खत्म हो जाता है। क्या ऐसा कोई रिसर्च है? क्या ऐसा कोई रिसर्च है कि दफनाने से वायरस नहीं मरता है? ऐसे बहुत सारे रिसर्च है, मैं अभी आपको कोट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे रिसर्च है दफनाने के बाद वायरस नहीं खत्म होता है। कई वायरस रिसर्च का मुद्दा है, आगे नहीं, हम आगे 2 मिनट और आपका समय लेंगे। आपने मम्मी नाम सुनी होगी, कभी चिड़ियाघर में गए हैं तो उस पर मसाले लगा के रखते थे, लेप लगा के रखते थे, उस पर आज तक भी वायरस नहीं लगा। वो लेप कैसा था, लेकिन उसके बाद वही लेप क्यों नहीं दोबारा लगाया गया? क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी। लोग और भी कंसेप्ट में आ गए कि डेड बॉडी है, कभी एक्सप्लोजन हो सकता है, कभी कोई चीज बीमारी ऊपर उड़ सकती है, तो मम्मी लगा के क्यों नहीं उन लोगों ने रखा? ठीक है, आज तक ये इस चर्चा को, क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक और बहुत ही टेक्निकल वो है, इस पर हम शायद उतना और नहीं जा सकते, हम आगे बढ़ेंगे। हम रुक करेंगे। अतहर नईम साहब ने, अतहर नईम साहब, आज आपके राहुल गांधी ने फिर से आक्रमण किया, कांग्रेस ने आक्रमण किया कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, आगे की रणनीति क्या है?
जी, इसमें आक्रमण जैसा या बुराई क्या है? रणनीति बना के ही कोई काम होता है। जी, लॉकडाउन के आगे क्या क्या हम करेंगे, क्या उपाय करेंगे, क्या उपचार करेंगे, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। इसमें आक्रमण नहीं है, एक मांग है सरकार से, एक सुझाव है कि आगे हम क्या क्या करेंगे, इस पर कदम उठाया जाए समय रहते। अगर बहुत देर किया तो शायद जो WHO कह रहा है भारत भी प्रभावित हो जाएगा। WHO ने समय रहते चिता दिया है, भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए बजाय और किसी बातों के, कि हम WHO की इस गाइडलाइन को माने और आकाश हो जाए आप- जितना आज है। जी जी ठीक है, ठीक है, अतहर बिल्कुल। अतहर नईम जी, राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन इलाज नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपकी महाराष्ट्र में सरकार है और 200 लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति दो साधुओं की हत्या कर देते हैं। आप लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करा पा रहे हैं और उसके आगे की बातें सरकार को बता रहे हैं। पहले जहां जहां आपकी सरकारें हैं, पहले वहां पे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाइए, और नहीं तो ये जवाब दीजिए कि 200-250 लोग खड़े होके 2 साधुओं की हत्या कैसे कर दिया लॉकडाउन में। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अरे मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर आरोपी हैं तो उन सभी आरोपियों के नाम आप जनता के बीच में लाइए। सभी आरोपियों के नाम आप बताइए कौन लोग थे। आप लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। आपके मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि ये गलती से हो गया। आप जो है हत्यारों को डिफेंड कर रहे हैं, और वहां पे जो 10 पुलिसकर्मी थे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज की गई? ये आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को पूछना मेरे चाहिए सर था। के ऊपर की बात है, नीचे की बात है। व्यक्तिगत बात नहीं है, बताइए जो सवाल है, सही जवाब जो वाजिब सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा। जिन पुलिस वालों के सामने हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो गांव ऐसा है जो दादर नागरा हवेली से जुड़ा हुआ है और गुजरात की सीमा से लगा हुआ है। वहां से वो साधु महाराज जा रहे थे और गांव में जब एक हफ्ते से ये हवा फैली हुई थी कि बच्चे चोरी हो रहे हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं, तो जब लोगों को ये जानकारी आ गई कि वही आ गए, लोग दौड़ पड़े। तो पुलिस जितना दौड़ी, पुलिस की जो नाकामी है उन पर भी कार्रवाई हो रही है और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो कह रहे गलत आरोप लगा रहे हैं। बात हो रही है मतलब आप मानते हैं कि आपके पास इतने पुलिसकर्मी नहीं है कि आप लॉकडाउन का पालन करवा सकें। उत्तर प्रदेश में दूर दराज का कोई भी गांव हो, हर जगह हम पालन करवा रहे हैं। आप ये जोड़े कि दादर नगर हवेली से आना पड़ता है, गुजरात का बॉर्डर पड़ता है, आपके पुलिसकर्मियों के सामने पुलिस चौकी से निकाल के उसकी हत्या की जाती है, उसके बावजूद आप इतना संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? तो सुनिए, जब तर्क रखें तो उसका जवाब सुनिए। आपने कहा कि आपके पास इतने पुलिसकर्मी नहीं है, चंद महीने हुए उद्धव ठाकरे की सरकार आए। जब ये डिबेट को डिटेल मत करिए, वापस आने दीजिए डिबेट पे। एक सवाल पूछ लेते हैं फिर वापस आते हैं, ठीक है? अतः नाम साहब रुकिए एक मिनट, आ रहा हूं। आकाश राय जी, आपने बहुत आसानी से मॉब लिंचिंग पर सवाल खड़े किए और अच्छा सवाल खड़ा किया। इसमें अच्छी बात है, मॉब लिंचिंग किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन जब इसके पहले देश में मॉब लिंचिंग हो रही थी, तब आप लोगों ने कान क्यों बंद कर रखा था और सवाल क्यों नहीं खड़े किए? बिल्कुल नहीं, हमेशा सवाल खड़ा किया गया। और मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, किसी भी धर्म के लोग करें, किसी भी जात के लोग करें, उसको सभ्य समाज मान्य नहीं करेगा। लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि लॉकडाउन एकमात्र इलाज नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि लॉकडाउन अगर इलाज नहीं है, उसके बावजूद पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और 200 लोग कैसे लॉकडाउन में इकट्ठा हो गए? लॉकडाउन आ रहा होता है साहब, सवाल पूछने दीजिए, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। आप सवाल उनका ये है राहुल गांधी का कि आखिर हमने लॉकडाउन के अलावा क्या किया है? क्या कोई जो लॉकडाउन का टाइम हमको मिला, क्या हमने उसमें कोई तैयारी की है? 80 करोड़ लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते, क्या हमने उनकी चिंता की है? बिल्कुल चिंता की है। सरकार हर फ्रंट पे काम कर रही है और अगर राहुल जी के पास कोई सुझाव था सरकार को तो वो उनको देना चाहिए था। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, इस समय संकट की घड़ी में भी आरोप प्रत्यारोप। एक बड़े नेता रहे हैं, भारत की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रह चुके हैं, उनको इस समय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, संवेदनहीनता नहीं। कि अभी हम लोग ने पैनिक बटन को दबा के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हाथ हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वही बात आज WHO के चीफ बोल रहे हैं।
कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा दिक्कतें हो जाएंगी? नहीं तो क्यों, अगर हमने तो पहले भी कहा, और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जब तक एक भी हमारे पास पॉजिटिव है हम लॉकडाउन को खत्म नहीं करने वाले हैं, इसको यथावत जारी रखेंगे। चलिए, फतेह बहादुर सिंह गिल जी, राहुल गांधी, क्या आकाश कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सजेशन देना चाहिए ना कि आरोप लगाना चाहिए? ये सजेशन ही है। प्रदीप जी, इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं आपकी डिबेट में बराबर आ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है प्रदीप जी? जी आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा बाहर आ जाइए, कम आ रही है आवाज। मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, गार्डन में बैठा हूँ अपने। मेरा प्रदीप जी इतना कहना, ये राजनीति का समय नहीं है। मैं बराबर डिबेट कर रहा हूँ। जिस दिन से ये कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, मैं बराबर आपके चैनल पे आ रहा हूँ और बराबर एक ही अपील कर रहा हूँ कि देखिए, इस समय आप राजनीति और आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दीजिए। मेरे सिर्फ 2 सुझाव हैं। मेरे जो बैठे हुए हैं सरकार के, आकाश राय जी, ये मानना चाहे तो मान ले, नहीं मानना चाहे तो कोई बात नहीं। देखिए, मेन चीज है कि बड़ी संख्या में टेस्टिंग होना, बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, टेस्टिंग से पहले लोगों के यहाँ राशन मुहैया कराइए। देखिए, हम लोग भी राशन बांट रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के पास जा रहे हैं, मगर जो काम सरकार कर सकती है वो आम आदमी नहीं कर सकता। ये बात माननी पड़ेगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, लेकिन केरल में भी सरकार उनकी ही नहीं कर पाएगी ना, कुछ आम आदमी को भी करना पड़ेगा गिल साहब। मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता को, जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जितने भी दल थे, विपक्ष थे, सबने दिल खोल के काम किया है और सरकार ने 1% काम भी नहीं किया प्रदीप जी उनके मुकाबले। लॉकडाउन फर्स्ट जो था उसमें 14 दिन के अंदर जो काम लोगों ने निकल करके किया है, मैं सराहना करता हूं उन लोगों की, सामाजिक संस्थाओं की, जिन लोगों ने, नागरिकों ने सेवाएं करी हैं, अपने खजाने खोले हैं। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि कितनी टेस्टिंग, 2000 लोगों की भी टेस्टिंग प्रतिदिन नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, 2000 लोगों की टेस्टिंग प्रतिदिन का एवरेज नहीं है। 23 करोड़ की आबादी है। आप बताइए, टेस्टिंग जब आप कम करेंगे तो रिजल्ट कम आएंगे। आप टेस्टिंग बढ़ाइए, आप राशन बढ़ाइए, लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दवाइयां पहुंचाइए। हर घर में एक मरीज है, चाहे किडनी का, लीवर का, हार्ट का, हर घर में एक मरीज है। आप बताइए, उनकी दवाइयां, उनकी मुहैया। ठीक है, आएंगे फतेह बहादुर सिंह जी आपके पास में। अतः नेम का रुख करेंगे। ठीक है, अतः नेम साहब, राहुल गांधी ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, देश का गरीब कब जागेगा? क्या एक जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि गरीब को उकसाने की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, उनके कहने का मतलब ये है कि देश का गरीब जो भुखमरी से मर रहा है वो सरकार से राशन मांगने के लिए आगे बढ़े। इस लॉकडाउन में जो माध्यम है, पुलिस से कहे, पुलिस तो कम से कम आती है, एसीएम नहीं आता, डीएम नहीं आते, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आते। तो क्या आप राहुल गांधी उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं क्या कि वो आगे बढ़े और सरकार से मांगे और देश में उपद्रव करें, विद्रोह करें? इसमें उपद्रव कहाँ आया? उपद्रव तो गलत निकालना है ये बात। उपद्रव कहाँ से आया? क्या हम सरकार से नहीं कहेंगे? आगे बढ़ने का मतलब क्या विद्रोह करना है? आगे बढ़ने का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ, एसीएम से कहें, थानेदार से कहें, उनसे बात करें। जैसे मुझे कोई कठिनाई होगी तो मैं एसीएम से आगे बढ़ के कहूंगा, थानेदार से आगे बढ़ के कहूंगा, चाहे टेलीफोन से कहूं या जब हमारे रोड पर आए तब मैं उनसे बात करूं, तो आगे बढ़ के ही आना होगा ना। तो गरीब आदमी कहे अपनी बात को, भूख से न मरे अंदर झोपड़ी में तड़प तड़प के, वो निकल कर कहे कि सरकार हम भूखे हैं तो सरकार की पोल भी खुलेगी। सरकार कोई खाना नहीं पहुंचा रही है, ये बात सच है। ठीक है, लोग संस्थाएं कर रहे हैं सब। ठीक, इसमें कोई, ठीक है, आएंगे अटर्नी साहब आपके पास। ठीक है, ठीक आकाश, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार तमाम कोशिश करी, लेकिन फिर भी 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचा पाना कोई आसान काम नहीं है। देश हमारा अच्छा है, देश के लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि आखिर ये कब तक चलेगा? कोई प्लान तो होगा ना आपके पास में, कोई प्लान ऑफ एक्शन है कोई क्या? प्रदीप जी, आपने सही कहा कि 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचा पाना मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम को भी हम करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रतिदिन, ये नहीं कि कोई एक दिन या हफ्ते में एक दिन या 10 दिन, प्रतिदिन अपने बूथ स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करके उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले में भूखा नहीं सोने देना है हमको उसको। और चाहे सब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ठीक है अभी आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन इस संकट की घड़ी में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी जी बयानबाजी कर रहे हैं कि गरीब आगे हैं, आप इनको बताना चाहिए कि रायबरेली में ये लोग क्या कर रहे हैं। अमेठी से तो इनको नकार दिया जनता ने, लेकिन रायबरेली में अभी भी सोनिया जी सांसद हैं और वहां पे चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सोनिया गांधी और उनकी टीम कहीं नहीं दिख रही है। वापस आएंगे आर.के. सैनी साहब का रुका। आर.के. सैनी साहब, राहुल गांधी के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि गरीबों को जागना चाहिए, गरीब कब जागेगा, कब अपनी बात, देश का गरीब कब जागेगा, कब अपनी बात आगे बढ़ाएगा? देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम राजनीतिक बात करेंगे। हम जिस डॉक्टरों के का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उनकी बात अब करेंगे थोड़ी सी जी। हम उनके वेलफेयर के लिए सोचते हैं। हमारे यहाँ पीपीई किट सप्लाई की गई, कोरोना वायरस 19 सितंबर में आया जी। जो हमारे वहाँ किट सप्लाई की गई उसको हमारी डीजीएमई ने कहा कि मानक के विपरीत है। हमारे जहाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो सप्लाई होती है उसकी इंडिया में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको 2 आदमी सर्टिफाई करते हैं। एक सितारा कोयम्बटूर में है, एक डीआरडीई है ग्वालियर में जी। ये कंपनियां जब उस किट को सप्लाई करती हैं तब ये किट प्रदान की जाती है। हमारे डॉक्टरों को जो किट दी गई मानक स्तर के विपरीत दी गई, जो उसमें गवर्नमेंट के सरकार, केंद्रीय सरकार के गवर्नमेंट के गाइडलाइन में थी। हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे, हम इस उद्देश्य से भी आए हैं। आप इसको चलने को मत के 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मुद्दा दूसरा है। हम मुद्दा हम इसलिए आए। आप तो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा तो आप 5 मिनट आपने कर लिए, अपने चिकित्सकों को वो किट, इसके लिए हमने आवाज उठाई और हमारे डॉक्टरों को किट ने वो किट पता चला कि जो हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट है वो वहां से किट उन्होंने बिना परिष्कृत कराए, बिना उससे सर्टिफाई कराए हमारे डॉक्टरों को प्रदान कर दी गई। अब हमारे हमारे नहीं है ये, देखिए ये लॉकडाउन अलग चीज है। आप हमारे वैरियर जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहां बिना किट के बिना उसके भेज दे रहे हैं। उसी को लेकर के आईएमए ने आज एक व्हाइट अलर्ट जारी किया। अरे आईएमए ने कोई अलर्ट जारी किया? हमारे जो डॉक्टर वहां बिना किट के काम कर रहे हैं, आईएमए के अलर्ट से क्या होगा? हमारे डॉक्टर तो देख रहे हैं। जवाब तो ले लेना आकाश राजीव भाई, जवाब दीजिए कि पहले मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। जल्दी नहीं हुआ जी। तो उस किट के लिए हमने कहा कि भाई किट कैसे आई, कैसे उस पर 2 नहीं हुआ। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन उसके आधार पर किट मंगवाई, उसके आधार पर कोई ना जांच प्रक्रिया बैठाई गई सरकार से, ना कुछ किया। उसके परिप्रेक्ष्य में हमको पता चला कि हमारे सारे जितने पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी करके आ रहे हैं, डॉक्टर करके आ रहे हैं, उन पर फूल माला की भाई चलो अपने घर परिवार को छोड़ के आ रहे हैं। हमारे वहां क्या होता है? हमारे में डीजी फैमिली वेलफेयर को कुर्सी से हटा दिया जाता है। तो इस कठिन घड़ी में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे डॉक्टरों को पच्युत करना, हमारी मनोभावना को ठेस पहुंचाना। 50 लाख का पैकेज दिया है आपको लाइफ कवर का, सारे डॉक्टरों को और पैरामेडिकल को, कि अगर कुछ हो जाता है तो 50 लाख का बीमा। पैसे से आप नहीं जानते, आप पैसा ले लीजिए हमसे, कितना पैसा चाहिए अपनी पूरी आप लाइफ से आप ही अपना सुसाइड कर लीजिए। कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारा परिवार और परिवार के लड़के नाती पोता सब हमारे, ये कैसे हो जाएगा? हम परिवार से पैसे को नाप देंगे? ठीक है जी। डॉक्टर सैनी जी का जो भी आरोप है इसका संज्ञान लेगी सरकार और इसकी जांच भी होगी कि इस आरोपों में कितना दम है। लेकिन एक मेडिकल ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी, एक सफाई कर्मी, सबकी चिंता सरकार कर रही है, बेहतर तरीके से कर रही है। और अभी अगर कहीं छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो उनको हमको पीछे रख के हमें इस संकट की घड़ी में इस कोरोना की महामारी से हम कैसे जीते, उस पे लगना है। छोटी मोटी बातें होंगी, आपकी शिकायतें होंगी, उसको बैठ के हम निश्चित रूप से उसका निदान करेंगे। उसकी शिकायतें हमने की निदान करवाने के लिए। आज तक जांच नहीं बैठी, 7 दिन से हो गया, डीजीएमई का लेटर है। हमारे डॉक्टरों के लिए जांच नहीं बैठी, हमारे डीजी को हटा दिया गया। ये सब क्या है? चलिए राहुल गांधी जी के इस कथन पर कि गरीब जनता आगे आए जी, इस कथन को मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाह रही हूँ। जी, समय समाप्त हो रहा है। एक माँ है जिसके 10-12 बच्चे हैं, इसी तरह आज हमारी सरकार है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं। अब अगर उस माँ के 2 साल के बच्चे को कहा जाए कि तुम अपनी भूख के लिए, या जो बच्चा भी चल भी नहीं पाता उससे बोला जाए कि तुम अपनी भूख के लिए आगे आओ, तो क्या वो आगे आ पाएगा? नहीं।
तो ऐसे में हमें क्या करना है, जो बड़े बच्चे हैं उनको उस छोटे बच्चों को संभालना जी। चाहिए। इसी तरह हमारी गरीब जनता है जो एक इनोसेंट है, जिसे अभी बचाव के तरीके नहीं मालूम है, बिल्कुल। अगर वो आगे आ गई बिना बचाव के तरीके की जानकारी जी। लिए तो जरूर तबाही हो जाएगी। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी कृपया इस तरह उकसाएं ना, जी। और उनसे हमारा निवेदन है कि बड़े भाई की तरह उन छोटे बच्चों को संभालें, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करें, उनमें उनको बताएं जी। कि कैसे वो आगे आए। अगर आए तो वो पूरी तरह से, आज लॉकडाउन क्यों है, जी। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को, जब वो बच्चे नहीं जानते कि दुनिया में कैसे जीना है, हाँ। उन्हें घर में संभाल के रखती है। बिल्कुल ठीक। लॉकडाउन इसमें इसीलिए, कोई अगर शक हम नहीं। ये जानते कि हमें किस तरह से सुरक्षा का पालन करना है, किस तरह मास्क उपयोग करना है, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो हमें लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी शायद। बिल्कुल। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना है और उनके पास तक हम अगर भोजन पहुंचा दें, राहुल गांधी जी भी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक माँ जिसके 12 बच्चे हैं वही सब कुछ करे। बिल्कुल, सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती ना, सबको बिल बांट करके करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जो WHO की एक चेतावनी है, WHO के जो चीफ है टेड्रोस, उन्होंने जो चेतावनी दी है वो बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि ये तो अभी कुछ नहीं था, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर आना अभी बाकी है, यानी कि तबाही आना अभी बाकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है कि कैसे हम इसका सामना करेंगे, क्योंकि हम अभी 40 दिन के लॉकडाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, अभी 40 दिन वो पूरे नहीं हुए, और अगर लॉकडाउन बढ़ता रहता है तो गरीबों का क्या होगा और कैसे उन तक खाना पहुंचेगा, इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो जो लाखों लोग मरेंगे उनको कैसे बचाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले